हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रामबाबू वर्मा विज्ञान क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विज्ञान के सेकंड चैप्टर ह्यूमन सिस्टम यानी कि मानव तंत्र, और मानव तंत्र में अपना जो चौथा पार्ट होगा वो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव के तंत्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का श्वसन तंत्र, ये दोनों कराए। इनके बाद में अपना जो तंत्र अगला जो शुरू होता है वो मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र शुरू होता है। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत, मानव के तंत्र के अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र, जैसा कि रुधिर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रुधिर एक ऐसा द्रव्य होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है शरीर के अंतर्गत जिससे मनुष्य की संपूर्ण क्रियाएं संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं में मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य रुधिर के द्वारा संपादित किए जाते हैं। इस पार्ट में हम रुधिर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। नंबर एक, फर्स्ट जो बात है इसकी, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। दूसरा, सेकंड, इसका पीएच मान 7.4 होता है। डियर स्टूडेंट, पीएच का मतलब होता है कि वह पैमाना जिस पर किसी भी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारकता का पता लगाया जाता हो। अम्लीयता और क्षारकता का पता लगाने के लिए एक पैमाना होता है जिसके ऊपर 7, 0, 14 यानी 0 से लेकर के 14 तक मान होता है, जिसमें अगर विलयन का मान 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है, 7 से ज्यादा होता है तो वो क्षार होता है, और जिसका पीएच का मान 7 होता है तो वो होता है उदासीन। उदासीन। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर भी हम लोग देखते हैं कि पीएच मान 7.4 है तो इसकी कंडीशन क्या हो गई? ये हल्का कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है इसका, रक्त का निर्माण। जो हमारे शरीर के अंतर्गत रक्त का निर्माण होता है, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। एक मनुष्य में जो सामान्यतः औसतन जो रुधिर की मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। 5 लीटर के समथिंग औसतन रुधिर पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में। और पांचवा जो पॉइंट है रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे कि भ्रूण अवस्था व नवजात शिशु में, भ्रूण अवस्था व नवजात शिशुओं में, भ्रूण अवस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहां होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लीहा में, प्लीहा में। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। तो रक्त के बारे में हम लोगों ने ये जाना कि रक्त होता क्या है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके पीएच का मान 7.4 होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि हल्का क्षारीय होता है। रक्त निर्माण, रक्त का जो निर्माण होता है सामान्यतः शरीर के अंतर्गत वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। औसतन जो वयस्क व्यक्ति के अंतर्गत रुधिर की जो मात्रा पाई जाती है वो औसतन 5 लीटर के समथिंग पाई जाती है, 5 से 6 लीटर के मध्य में। और भ्रूणावस्था में या नवजात शिशुओं में जो रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया होती है वो रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया हम लोगों को देखने को मिलेगी कहां पे? प्लीहा के अंतर्गत। अब बात आती है कि रुधिर के कार्य, रुधिर के
हमारे शरीर में रुधिर के कार्य, शरीर के अंतर्गत रुधिर के कार्य होते क्या है। इन कार्यों में जो सबसे बड़ा जो कार्य होता है, पहला कार्य होता है शरीर में O2 व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय, वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे पहला जो कार्य हो गया रुधिर का वो क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये आदान प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा जो पॉइंट आता है इसका वो है पोषक तत्वों का शरीर में पोषक तत्वों को, यानी कि पोषक तत्वों को शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तीसरा जो कार्य है इसका, ये रुधिर में इससे क्या होता है, पीएच का मान, रुधिर जो होता है ये रुधिर में पीएच का मान, शरीर के अंतर्गत पीएच के मान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करना। चौथा है शरीर का ताप नियंत्रण करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना। पांचवा है शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। और छठवां है शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर करना। और अगला जो पॉइंट है इसका वो है आवश्यकता के अनुसार हार्मोनों का परिवहन करना, हार्मोनों का परिवहन करना। तो हमने देखा कि रुधिर होता क्या है। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका पीएच का मान 7.4 होता है, इसलिए ये डियर स्टूडेंट्स हल्का क्षारीय होता है। रुधिर का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, अर्थात कह सकते हैं कि रेड बोन मैरो के अंतर्गत होता है। रुधिर सामान्यतः शरीर के अंतर्गत सामान्य वयस्क व्यक्ति में जो रुधिर की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर के एवरेज पाई जाती है, औसतन पाई जाती है। उसके अलावा हमारे शरीर में जो रुधिर का निर्माण होने का लाल अस्थि मज्जा होता है वयस्क व्यक्ति में, लेकिन भ्रूण अवस्था यानी कि गर्भावस्था के दौरान या फिर शिशु के जन्म लेने के उपरांत शिशु का, नवजात शिशुओं में जो रुधिर का निर्माण किया जाता है वो प्लीहा में किया जाता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर में रुधिर का जो कार्य होता है, इनमें पहला कार्य है शरीर को O2 व CO2 प्रदान करने का होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण और ऊतकों के मध्य में विनिमय करना। यानी कि हमारे शरीर में वातावरण से, वायुमंडलीय रूप से वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने का कार्य करेगा, शरीर के अंतर्गत ऊतकों में जाएगा, ऊतकों से फिर ये अपशिष्ट के रूप में फिर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये ऊतक रूप से हमारे शरीर में ऊतक और वातावरण के मध्य में O2 और CO2 का विनिमय करने का कार्य करता है। अगला है इसमें दूसरा पॉइंट, पोषक तत्वों को शरीर में विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। रुधिर का जो अगला कार्य होता है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य रुधिर के माध्यम से होता है। जो भी हम लोग ग्रहण करते हैं उनमें से एब्जॉर्ब करता है और उन पोषक तत्वों को ग्रहण करने का कार्य करता है। रुधिर के पीएच का मान नियंत्रित करने का कार्य भी रुधिर का ही होता है। पीएच का मान शरीर में जो नियंत्रण होता है वो रुधिर ही करता है। शरीर का ताप नियंत्रण, यानी कि मानव के शरीर का जो औसतन एवरेज जो तापमान होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 33 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है, इसको जो नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो डियर स्टूडेंट्स वो करता है मानव का रुधिर। यदि रुधिर इस कार्य को नहीं करेगा तो मनुष्य का तापमान अचानक से डाउन भी हो सकता है और अचानक से ये बढ़ भी सकता है। उसके अलावा शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करना, रुधिर की जो कंडीशंस होती है मानव शरीर में रुधिर पाया जाता है, ये रुधिर
मानव के शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। प्रतिरक्षा शरीर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, अर्थात प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके अलावा शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर करने का कार्य भी मानव का रुधिर ही करता है, शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का, और आवश्यकता के अनुसार हार्मोनों का परिवहन करना। यानी कि ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन पाए जाते हैं, इन हार्मोनों का जो नियमन करता है, रेगुलाइजेशन करता है, इनका नियमन करने का जो कार्य करता है वो मानव का रुधिर करता है। रुधिर के प्रकारों की यदि बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रुधिर के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें सबसे पहले रुधिर के जो खोज की रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता, रुधिर परिसंचरण की जो खोज की वो सबसे पहले किसने की? विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा सन  इसकी खोज की गई। इसके बाद में 1628 विलियम हार्वे के द्वारा की गई। उसके अलावा रुधिर परिसंचरण के जो खोजकर्ता माने जाते हैं, रुधिर परिसंचरण की खोज करने वाले थे कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर परिसंचरण की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1930 में। इनके बाद में इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने ही RH फैक्टर की खोज की, RH कारक की खोज की, और RH कारक की खोज की थी इन्होंने 1940 में। ये मैंने आपको जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता विलियम हार्वे को माना जाता है। 1628 यानी 1628 में विलियम हार्वे ने इसकी खोज की रुधिर परिसंचरण के बारे में। अगर हम बात करें तो रुधिर परिसंचरण के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर माने जाते हैं। और रुधिर परिसंचरण का जो वर्गीकरण, रुधिर परिसंचरण का वर्गीकरण जो किया कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में किया। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा नोबेल पुरस्कार सम्मानित करने के बाद में फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने एक और कारक की खोज की रुधिर के वर्गीकरण के, जिसको RH फैक्टर या RH कारक माना गया। और RH कारक की खोज इन्होंने 1940 में मकाकारीसस नामक वानर के ऊपर की थी। मकाकारीसस वानर के ऊपर की थी। इस रीसस जो शब्द है, इसका ये RH जो शब्द लिया है यहां से लिया है, इसमें इसी को RH फैक्टर बोला गया है। तो रक्त के प्रकारों को यदि हम बात की जाए तो रक्त के प्रकार, मानव के शरीर में रुधिर का जो प्रकार होता है वो प्रतिजन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो रक्त के प्रकार की बात की जाए तो रक्त के प्रकार कार्ल लैंडस्टीनर ने इनका वर्गीकरण किया और इनको 4 प्रकारों में विभाजित कर दिया। 4 प्रकार, जिसमें A वर्ग, B वर्ग, AB वर्ग और O वर्ग। 4 प्रकारों में रुधिर को वर्गीकृत किया गया है। इन चारों प्रकारों में A वर्ग, B वर्ग, AB वर्ग और O वर्ग, इनमें एंटीजन्स यानी कि प्रतिजन के आधार पर, जिसमें A वर्ग में A प्रतिजन होता है, B वर्ग में B प्रतिजन होता है, AB वर्ग में AB प्रतिजन होता है और O वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो प्रतिजन के आधार पर इनका वर्गीकरण किया, इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इसलिए इस संपूर्ण रुधिर वर्ग को ABO रुधिर वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर वर्ग या ABO तंत्र, ABO रुधिर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। रुधिर तंत्र के नाम से जाना जाता है। इनमें यदि प्रतिरक्षी की बात कर दें तो प्रतिरक्षी की भी यदि बात की जाए तो एंटीजन्स और एंटीबॉडीज, यानी कि ये बोला जाता है प्रतिजन और अगला आता है प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज, इसमें ए वर्ग है डियर स्टूडेंट्स, तो ए वर्ग है तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग इनमें प्रतिरक्षी कौन सा होगा, बी प्रतिरक्षी, बी वर्ग है तो ए प्रतिरक्षी, ए बी है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं होता और यहाँ पर एंटीजन नहीं है तो यहाँ पर ए बी ये दोनों प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि रुधिर वर्ग में ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको सार्वत्रिक दाता कहते हैं और इनमें ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। तो सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता, इनमें ए बी वर्ग सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, सार्वत्रिक ग्राही, और ओ वर्ग को कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर। इनको सार्वत्रिक ग्राही और सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है, ए बी वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं और ओ इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ए बी रुधिर वर्ग सार्वत्रिक ग्राही इसलिए कहलाता है कि सभी वर्ग को, रुधिर वर्ग को अपने आप पे ग्रहण कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं होता जो इसका विरोध करे। ओ वर्ग को सार्वत्रिक दाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं होता, इसमें ए बी प्रतिरक्षी पाया जाता है, इसलिए ये सबके लिए अपना रुधिर दान दे सकता है। इसलिए इनमें प्रश्न ये उठता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ए बी वर्ग को सार्वत्रिक ग्राही क्यों कहते हैं और ओ वर्ग को सार्वत्रिक दाता क्यों कहा जाता है। इनमें इनके आधार पर रुधिर वर्ग में कुछ समय बाद एक ऐसी कंडीशन प्रकट हुई कि जब रुधिर दिया गया तो कुछ समान वर्ग का रुधिर देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु हो गई। तो वैज्ञानिक कार्ल लैंगस्टीनर ने सोचा कि यदि कोई व्यक्ति का ए वर्ग है और उसको ए वर्ग ही दिया गया फिर भी रोगी की मृत्यु हो गई तो उसका कारण क्या है। तो इन्होंने कारण को पता लगाया और कारण का पता लगाते समय पता लगा कि इसमें एक फैक्टर पाया जाता है RH कारक, जिसके ऊपर इन्होंने वानर मका का रिसर्च वानर पर इन्होंने अपने प्रयोग किए और प्रयोग करने के उपरांत उन्होंने उसको व्यक्त किया। इसमें उन्होंने देखा कि ये पॉजिटिव था, बाई चांस ये नेगेटिव आ गया, जिसके माध्यम से इनमें क्या हुआ कि प्लस और माइनस, इनमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये दोनों में रक्त कणिकाएं आपस में चिपक गई और चिपकने के उपरांत रोगी की मृत्यु हो गई। अर्थात ये जो क्रिया होती है वो रक्त समूहन की क्रिया कही जाती है। रक्त समूहन की क्रिया होती है RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कारक होने के उपरांत। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं कि फैक्टर जो होता है मुख्य रूप से इस फैक्टर में RH कारक उत्तरदायी कारक था, समान रुधिर वर्ग देने के उपरांत भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका कारण उन्होंने पता लगाया RH फैक्टर का। भारत के अंतर्गत जानकारी के लिए बता दूं, भारत के अंतर्गत लगभग 85% यानी 85% लोग RH पॉजिटिव होते हैं, लेकिन पूरे विश्व की यदि बात की जाए तो 80% लोग RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखने का टॉपिक है, भारत में 85% और विश्व के अंतर्गत 80% लोग RH पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है RH फैक्टर की। इनके बाद में अब आता है रुधिर की बात। तो रुधिर में मुख्य रूप से हम देखते हैं, मैंने जो बताया कि रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और ये ऊतक की जो कंडीशन होती है इसमें pH का मान जो होता है इसके अंतर्गत वो 7.4 होता है, इसके कारण ये क्षारीय कंडीशन में पाया जाता है। अब बात आती है कि रुधिर के अगर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो रुधिर का संरचनात्मक दृष्टिकोण दो प्रकार का होता है और दो प्रकार में रुधिर के, जहां तक हम इसके दो प्रकार में, पहला जो प्रकार है इसका एक होता है इसका द्रव रूप और दूसरा होता है इसका ठोस रूप, यानी कि ये तरल रूप में पाया जाता है, ठोस रूप में पाया जाता है रुधिर। अब रुधिर जो तरल रूप और ठोस रूप जो होता है, इनमें रुधिर का जो ये रूप होता है तरल या द्रव रूप, ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा के रूप में जो रुधिर पाया जाता है वो तरल रूप में पाया जाता है और इसके अलावा इसमें होती हैं रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं ठोस रूप में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, रुधिर कणिकाएं, और द्रव रूप में क्या होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा संपूर्ण रुधिर का लगभग 55% बनाता है और ये 45% होती है रुधिर कणिकाएं। इस प्लाज्मा के अंतर्गत भी 92% जल होता है, 92% जल और 8% लगभग कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं।
कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जबकि रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इनमें आरबीसी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रुधिर में ये जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनका औसतन जीवन काल होता है 120 डेज, यानी 120 दिन का, और इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण रुधिर का रंग होता है लाल। हीमोग्लोबिन की मात्रा के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। औसतन इनका जीवन काल, ये जीवन काल होता है, जीवन काल इसका 120 दिन का होता है। इसके कारण यदि रुधिर के अंतर्गत लाल रक्त कणिकाओं की कमी आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में लाल रक्त कणिकाओं की कमी होने के उपरांत रोगी में रुधिर लयन, एक तरीके से रुधिर लयनता या रक्ताल्पता या एनीमिया भी कहा जा सकता है, एनीमिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, और रुधिर कणिकाओं में डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये विज्ञान की भाषा में इरिथ्रोसाइट कही जाती हैं, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। इनमें इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 5 दिन का होता है, 2 से 5 डेज, और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है वो लगभग 8 से 10 दिन का होता है। ये भी जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, ये ब्लड का जो टॉपिक है, ये टॉपिक आप लोगों को अपने एकेडमिक कोर्स के अंतर्गत तो आता ही है, उसके अलावा आगे चल के कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न अपने कंपटीशन के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है रुधिर के सर्कुलेशन की। अगर हम रुधिर के सर्कुलेशन की बात करें, तो रुधिर का सर्कुलेशन जो होता है, मनुष्य का रुधिर जो परिसंचरण होता है, रुधिर परिसंचरण की जो कंडीशंस देखने को मिलती हैं, इनमें हम देखते हैं कि मानव के रुधिर में परिसंचरण धमनी, शिराओं और रुधिर के सर्कुलेशन के कारण होती है, रुधिर सर्कुलेशन के कारण होती है। इनमें परिसंचरण तंत्र में अंगों का एक संयोजन होता है, जो रुधिर कोशिकाओं के मध्य गैस और पचे हुए व अपचे हुए पदार्थों का, पोषक तत्वों का, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है। रुधिर के अलावा एक अन्य द्रव लसिका भी इस परिवहन का एक हिस्सा है। लिम्फोसाइट्स भी इस रुधिर परिसंचरण के तंत्र के अंतर्गत पाई जाती है। इनमें हम देखते हैं कि मनुष्य का हृदय में, मानव हृदय का डायग्राम एक तरीके से, इस तरीके से समझाने के दृष्टिकोण से मैंने ये बनाया है। आप लोग इसको देख लें, यदि ये समझ में आ जाएगा तो आपको रुधिर परिसंचरण पूरे तरीके से आ जाएगा। मनुष्य प्रश्न बनता है कि मानव के रुधिर परिसंचरण को समझाइए, या मानव के हृदय की आंतरिक संरचना को समझाते हुए रुधिर परिसंचरण की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य के शरीर में अगर रुधिर परिसंचरण की जहां तक बात की जाए, तो मानव के शरीर में रुधिर की जो कंडीशंस देखने को मिलेगी वो इस तरीके से, ये माना एक हृदय बना दिया मैंने, और हृदय के अंतर्गत हृदय एक पेशीय अंग होता है, इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, मानव की बंद मुट्ठी के आकार का होता है, औसतन वजन इसका 300 से 350 ग्राम के समथिंग होता है। मनुष्य का हृदय, अगर हम इसकी संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें मानव हृदय की, तो मानव हृदय की संरचना, हृदय की संरचना यह एक पेशीय अंग होता है, पेशीय अंग है, बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। हल्का गुलाबी होता है, औसतन वजन 300 से 350 ग्राम औसतन भार होता है, औसतन भार होता है। ये मनुष्य के हृदय के अंतर्गत हम डायग्राम में समझ सकते हैं कि मानव का हृदय जो होता है वो 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। ऊपर के 2 कक्ष आनंद कहलाते हैं और नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। इसमें शिराएं जो होती हैं, शिराएं और धमनी और शिराएं, इन दोनों का जो कार्य होता है, धमनी और शिराओं का, धमनी का कार्य होता है शुद्ध रक्त को
शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना, और श्राव का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाना। ये स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि माना यहां पर ये सिराएं हैं, ये हृदय मान लिया जाता है। सिराएं क्या करती हैं? CO2 युक्त रुधिर, CO2 युक्त रुधिर यानी कि CO2, मानव शरीर में ये कैसा रुधिर है? अशुद्ध रुधिर है। ब्लड कहां से आया? शरीर से। शरीर से रुधिर कहां आता है? मानव के हृदय में, और हृदय में कौन सा में? दाएं आलंद वाले भाग के अंतर्गत आता है। दाएं आलंद में ये रुधिर आने के उपरांत यहां से दाएं निलय में जाएगा, निलय से CO2 युक्त रुधिर मानव के हृदय में आ जाता है, लंग्स में आता है, फेफड़े में। फेफड़े में आने के उपरांत यहां से इसका शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण होने के बाद में ये फुफ्फुस ये सिराओं के माध्यम से फिर बाएं आलंद में जाता है, और बाएं आलंद से बाएं निलय में, और फिर शरीर के अंग के अंतर्गत। तो ये रुधिर हृदय में होकर 2 बार घूमता है, इसलिए इसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रुधिर जो होता है ये दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहलाता है। इसमें हम लोग देख सकते हैं ऊपर के 2 भाग, बायां आलंद और बायां निलय, यानी ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। हम देख सकते हैं इसमें बायां भाग और ये दायां भाग। बाएं भाग में ऊपर के भाग दोनों हमने क्या बना दिए? आलंद, और नीचे के भाग क्या होते हैं? निलय। इनमें बाएं भाग में और दाएं भाग में ये मैंने जो एक निर्देशात्मक बनाए हैं, ये निर्देशात्मक जो चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ पे समझने के दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं कि अपने बाएं भाग में द्विबल्नी कपाट, द्विबल्नी कपाट यानी कपाट का मतलब यहाँ पे वाल्व, यानी यहाँ पे 2 वाल्व इसमें उपस्थित होते हैं। ये 2 बना दिए मैंने, इसलिए इसमें क्या है? इसके बाएं भाग में द्विबल्नी कपाट पाया जाता है, जिसके माध्यम से रुधिर पंप करके यहाँ से शरीर को पहुंचाया जा रहा है। जबकि दाएं भाग में 1, 2 और 3, यानी ये क्या कह दिया है? त्रिबल्नी कपाट। 3 का मतलब त्रिबल्नी कपाट, यानी 3 वाल्व इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया होती है शुद्धिकरण की। तो बात शुद्धिकरण की जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग देखते हैं मानव के शरीर से अशुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन कर रहा है? सिराएं, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का कार्य। कहां से? शरीर के विभिन्न अंगों से। शरीर के विभिन्न अंगों में यहाँ से शरीर से सिराएं ये रुधिर को लाने का कहां आएगा? सबसे पहले मानव के हृदय में अशुद्ध रुधिर सिराओं के माध्यम से दाएं आलंद में आता है, यहाँ से त्रिबल्नी कपाट के माध्यम से, और ये निलय के अंतर्गत पहुंच जाता है। तो यहाँ पर निलय फैल जाता है, ऊपर से इसका संकुचन हो जाता है। फैलने के उपरांत यहाँ से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी अर्थात ये पल्मोनरी सिराएं भी फुफ्फुस पल्मोनरी धमनी भी कही जाती है। फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से ये अशुद्ध रुधिर, अब यहाँ पे ये फुफ्फुस धमनी, ये ध्यान रखना है, ये फुफ्फुस सिरा और यहाँ पे धमनी और सिरा, ये दोनों अपने आप में चारों पॉइंट अलग अलग है। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा, सिरा और धमनी, ये अपने आप में चारों अलग है। यहाँ पे सिराएं क्या कर रही हैं? CO2 युक्त रुधिर को ला करके हमारे हृदय में दाएं आलंद में लाती हैं। दाएं आलंद में जब ये रुधिर आता है तो आने के उपरांत ये दाएं आलंद फैल जाता है। इसके बाद में त्रिबल्नी कपाट के माध्यम से ये रुधिर दाएं निलय में पहुंच जाता है, जिससे ऊपर का भाग संकुचित हो जाता है, नीचे का फैल जाता है। यहाँ से ये रुधिर फुफ्फुस धमनियों के माध्यम से मानव के फेफड़ों के अंतर्गत आता है। फेफड़े का जो कार्य होता है ये रुधिर का शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ पे रुधिर का शुद्धिकरण, रुधिर का शुद्धिकरण कौन कर रहा है? फेफड़े करते हैं। तो यहाँ पे फेफड़ों में इसका रुधिर का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण होने के उपरांत फेफड़ों से शुद्ध रुधिर से शुद्ध ऑक्सीजन की जो शुद्ध रुधिर मात्रा होती है, ये शुद्ध रुधिर कहाँ जाता है? अपने बाएं आलंद में जाता है, और बाएं आलंद में जाने के उपरांत यहाँ से रुधिर ये फैल जाता है बाएं आलंद, और यहाँ से रुधिर में आगे की ओर बाएं निलय में चला जाता है। बाएं निलय में द्विबल्नी कपाट के माध्यम से चला जाता है, और यहाँ से रुधिर कहाँ पहुंच जाता है? शरीर के विभिन्न अंगों में। यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों में जाने के उपरांत यहाँ से रुधिर सीधा वातावरण के शरीर के अंतर्गत पहुंच जाता है, और शरीर में हम ऊर्जा प्राप्ति का एक कारक मान लेते हैं, जिसके माध्यम से हम इसको उपयोग में ले लेते हैं। तो ये मानव के हृदय की आंतरिक संरचना थी। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो बातें हैं फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी, और धमनी और सिराएं, इनमें एक अंतर होता है फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी
अब यहाँ पर हम सिरा क्या पढ़ रहे हैं, अशुद्ध रक्त को कहां से, शरीर के अंगों से कहां ला रही है, हृदय में, और धमनियां क्या कर रही है, शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। अब यहाँ पर फुफ्फुस सिरा का कार्य क्या होता है, शुद्ध रुधिर को हृदय में पहुंचाने का। फुफ्फुस सिरा क्या कर रहे हैं, शुद्ध रुधिर को हृदय में पहुंचाने का, और फुफ्फुस धमनी क्या कर रहे हैं, अशुद्ध रुधिर को यहाँ पे फेफड़े में लाने के उपरांत शुद्धिकरण के लिए लाने का। तो इनमें एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। इनके बाद में मानव हृदय के अंतर्गत जो पार्टीशन आता है, इसके बीच में ये क्या है, इसकी एक विभाजिका होती है, और विभाजिका का प्रश्न कर दिया कि विभाजिका का कार्य क्या होता है, तो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को मिलने से रोकने का कार्य होता है। इनके बाद में आती है रक्त वाहिकाएं हो गई, धमनी सिराएं हो गई। तो ये मनुष्य का पूरा परिसंचरण तंत्र माना है, पूरा परिसंचरण तंत्र है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे का अपना जो टॉपिक होगा, कल जो आगे टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा उत्सर्जन तंत्र का। धन्यवाद।